दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य अकेडमी में। हमारी शतकों के शतक एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज उसी क्रम में हम भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ सामने हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर हम बताते समय आपको डिटेल में ऐसे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी अवगत कराएंगे जो आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अन्य फैक्ट को जानकर आपकी तैयारी में एक सहायक संवर्धन का काम करेंगे। तो हम इन प्रश्नों के माध्यम से जो आंसर को जानेंगे उसके साथ साथ जो उसके बाउंड्री लाइन में होने वाले फैक्ट हैं उनको भी हम जान जाएंगे। ये हम प्रयास करेंगे। तो अपने इस सेशन में हम लगातार 100 प्रश्नों को एक कंटिन्यूअस सीरीज में देखते हैं और आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे तन्मयता के साथ वीडियो को देखेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे जो एमपीपीएससी, व्यापम और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं जिसमें सामान्य ज्ञान विषय पूछा जाता है, उसके लिए यह एग्ज़ाम, यह सेशन में हमारे महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न अति महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में साबित होंगे। तो सीधे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डिटेल बताते चलते हैं। तो दोस्तों, पहला ही प्रश्न है, इसमें भूगोल से संबंधित है। जैसे मैंने कहा, भूगोल में पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान ये सब आते हैं। इन्हीं में से एक क्वेश्चन है जिसमें जोड़ी दिया गया है, सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है नदी घाटी परियोजना, दूसरे तरफ दिया है नदियों का नाम। ये भारत के भूगोल से रिलेटेड है क्योंकि ये भारत की नदियों के नाम हैं। ऐसी मेजर नदी, मेजर रिवर्स जो किसी भी स्टेट में वहाँ की सिंचाई के लिए, वहाँ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई हैं, उन्हीं में से हमें इनका नॉलेज होना चाहिए। तो वह प्रथम है इदुक्की। इदुक्की जो परियोजना है, इदुक्की, ये पेरियार नदी पर है और केरल के इडुक्की जिले में है। केरल के इडुक्की जिले में है ये इडुक्की परियोजना, पेरियार नदी पर है। और कहाँ है? केरल में। केरल में किस जिले में है? इडुक्की जिले में है, इसीलिए इसका नाम है इडुक्की परियोजना। ये पेरियार नदी पे है और केरल में है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी है केरल में। माता टीला, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और उत्तर प्रदेश में ललितपुर में बांध बनाकर इसको रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो माता टीला परियोजना, राजघाट परियोजना, ये बेतवा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर जो परियोजना है ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णा नदी पर जो नागार्जुन सागर परियोजना है, ये जो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक से कृष्णा नदी निकलती है आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम के समीप जो है ये कृष्णा डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर भारत का। पोचमपाद, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी में है, महाराष्ट्र में है ये। तो पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी में है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हम मिलान करेंगे, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का तीसरा, चौथे का दूसरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं चर्चा को आगे बढ़ाकर। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, कौन सा उद्योगों में सबसे प्राचीन उद्योग है? दोस्तों, हमारा देश भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता का इतिहास पढ़ते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के उपयोग का प्रचलन देखा गया। ऐसे साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चला है तो उस समय में भी लोग कपास उगाते थे, तो सूती वस्त्र भी बनते रहे होंगे, तो कपास के वस्त्र का उपयोग करते रहे होंगे, ऐसा संभावना जताई जा सकती है। तो सूती वस्त्र बनेंगे कपास के रेशे से। तो जो हमारा भारत विदेशियों के आक्रमण के कारण देश में जो राजसी शासन स्थापित हुआ, दिल्ली सल्तनत हुई, मुगल सत्ता स्थापित हुई और विदेशी आक्रमणों का भारत ने सामना किया, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का सामना किया, वो हमारे देश में आई, व्यापार किए और अंग्रेजों के जैसी व्यवस्था के तहत हमारे देश गुलाम भी हुआ ब्रिटिश हुकूमत के अधीन। तो उस ब्रिटिश हुकूमत के दौरान देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ। जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का शुभारंभ हुआ था 18वीं शताब्दी में, तो उसी कारण ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति के कारण, चूंकि ब्रिटेन का भारत औपनिवेशिक हिस्सा रहा है, इसीलिए हमारे भारत में भी क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति का शुभारंभ हुआ। तो यह एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अंग्रेजों के अधीन रहने के कारण हमारे देश में कुछ जो साइड इफेक्ट हुए वो पॉजिटिव
तरीके से हो गए, हमारा देश उसके दिशा में उन्नत हुआ। नहीं तो प्राचीन वो राजसी रजवाड़े की जो रियासतें चली आ रही थी वही होता रहता। बाद में हमारा देश आज स्वतंत्र और गणतंत्र बन चुका, वो उसका परिणाम है कि हमारा देश गुलाम था, और जब मजबूरियां होती हैं तो वहाँ आवश्यकताएं जो हैं उभर आती हैं, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जगा देती सुप्त पौरुष हैं सदा, मजबूरियां तय होने को ही बनी है जगत में। ठीक है। तो यहाँ जो सूती वस्त्र उद्योग है, ये हमारे भारत सिंधु घाटी सभ्यता में जो कपास का साक्ष्य मिलता है, तो जब इतने प्राचीन साल में, प्राचीन वर्षों में जब साक्ष्य मिल रहा है 2350 बीसी ईसा पूर्व में सिंधु घाटी का, तो बाद में भी सूती वस्त्र उद्योग कारखाने स्थापित हुए। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग कारखाना स्थापित हुआ बंगाल में, बंबई में। ठीक है। और सूती वस्त्र की राजधानी सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, यहाँ जो है सबसे ज्यादा फैक्ट्री हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित फसलों में से एक भारत के प्रमुख खाद्यान्न है। तो दोस्तों, खाद्यान्न का मतलब होता है अनाज। ठीक है। तो इनमें से कौन सी फसल है जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। भारत में नदियां सबसे ज्यादा है, और दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा भी होती है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा मैदान है, उनकी सहायक नदियों से बना हुआ विशाल मैदान है। और हिमालय से निकलने वाली जो 12मासी नदियां हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण करती हैं, जहां सर्वाधिक चावल की खेती के लिए पानी मिलता है। और जो समुद्र के किनारे राज्य हैं वहां भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है, जिसके कारण वहां चावल की खेती होती है। जैसे पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ चावल की खेती ज़्यादा हो रही है। साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी प्रदेशों में भी हो रही है। तो चावल के क्षेत्र में भारत में प्रमुख उत्पादक देश है। तो चावल की प्रमुख खाद्यान्न फसल है भारत की, और सेकंड नंबर में गेहूं है, फर्स्ट नंबर में चावल है। और यदि एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पहला आ जाएगा गेहूं और सेकंड आ जाएगा चावल। है? इसमें फर्स्ट आ जाएगा गेहूं और दूसरा आएगा चावल की, इसमें एमपी के मामले में। लेकिन अगर बात करें किसकी, ये भारत की, तो इसमें चावल प्रथम स्थान पे आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट 4 दिए गए हैं उनमें से हमें चयन करना है कि कौन सा कथन गलत है। तो सीधे हम चर्चा करते हैं इसमें, कौन सा कथन स्टेटमेंट गलत है। तो भौमिकी दृष्टि से हिमालयी प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। तो जो अल्फ्रेड वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, उसमें जो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ पैंजिया के विघटन से कार्बोनिफेरस काल में, तो उसी गोंडवाना लैंड का ही भाग है भारत का प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार, यानी भारत का दक्षिणी भाग। बाद में उसका उत्तर की ओर खिसका होने के कारण वह उत्तर के जो अंगारा लैंड प्लेट थी, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है, जो दक्षिण की थी, उसका मिलन उत्तर पूर्वी प्लेट से हुआ, और उसके कारण तैथिस भूसन्नति में वलन हुआ और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो एक भारत की भौगोलिक संरचना का निर्माण हुआ। यहाँ भौम की दृष्टि से ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भाग है, सबसे पुराना सही। हिमालय विश्व में सबसे नवीन पर्वतों को प्रदर्शित करता है। नवीन वलित पर्वत, जितने भी नवीन पर्वत हैं जो वलित पर्वत हैं, फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया के द्वारा हुआ है। तो ये गलत है, क्योंकि पश्चिमी तट का निर्माण जो हुआ है वो सागरी तरंगों के अपर्दन निक्षेपण से हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? सागरी तरंगों के अपर्दन निक्षेपण से हुआ है, अपर्दन व निक्षेपण से। ठीक है। जो सागर की तरंगे हैं उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के भागों को काटा है, और जो उसके अवसाद हुए हैं उनको इकट्ठा किया है एक लहरों के माध्यम से। तो ये सागरी जल तरंगे जो है उनके द्वारा ये पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये बिल्कुल सही। गोंडवाना लैंड की चट्टानों में कोयला के ज्यादा निक्षेप पाए गए हैं भारत में और मध्य प्रदेश में भी। ठीक, तो इसका ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। तो दोस्तों, मृदा अपरदन की समस्या गंभीर होने का मतलब ये पूछा जा रहा है
कि सबसे ज्यादा मृदा अपरदन कहाँ हो रहा है, तो इसमें मध्य भारत का पठार, शिवालिक पहाड़ियों के पर्वतीय क्षेत्र, दंडकारण्य पठार, मेघालय पठार हो जाएगा आपका मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार जो है ये चंबल उपाद्र क्षेत्र कहलाता है, चंबल प्रदेश। ठीक, तो चंबल नदी जो भिंड, मुरैना, श्योपुर मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में प्रवाहित होती है, वहां उत्खात भूमि बीहड़ों का निर्माण किया है इसने। मध्य भारत का पठार उस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, तो वहां बीहड़ों का निर्माण किया कैसे, मृदा को कटाव करके, जैसे वहां कोई ये पर्वतीय क्षेत्र है या मिट्टी का क्षेत्र, यहाँ से नदी जो है प्रवाहित हुई है और यहाँ पास इसका खाई बनाते हुए, नाली बनाते हुए यहाँ के जो चट्टानों के टुकड़े थे, पत्थर थे, मिट्टी को, उसको बहाकर आगे ले गई। तो ये जो स्थान है वो किनारे किनारे के उठ गए और यहाँ नीचे नीचे से इनके बीच से खोखला बनाते हुए, हिस्सा बनाते हुए आगे निकल गई, को हम बीहड़ कहते हैं। और ये निर्माण किया है चंबल नदी ने और ये मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। ठीक है, मध्य भारत का पठार क्या है, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन है। जैसे एमपी को अगर प्राकृतिक प्रदेशों में बांटोगे तो पहला आएगा क्या, मध्य उच्च प्रदेश। ठीक, और मध्य उच्च प्रदेश के बाद आ जाएगा आपका दूसरा सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और तीसरा आ जाएगा पूर्वी पठार। ठीक है, और जब हम मध्य उच्च प्रदेश की बात करेंगे तो इसमें 5 भूभाग हैं। 5 कौन कौन से, एक मध्य भारत का पठार, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा नर्मदा सोन घाटी, चौथा बुंदेलखंड पठार और पांचवा है रीवा पन्ना का पठार। पूर्वी पठार को बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो निचले मध्य प्रदेश के नीचे का हिस्सा है, मानचित्र में दक्षिण का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कितने एग्रो पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। भारत को भौगोलिक दृष्टि से, जैसे पश्चिम का मरुस्थली प्रदेश है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र है, फिर पश्चिम हिमालय क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, उत्तर में शीत मरुस्थल का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों के आधार पर कहाँ कौन सी फसल पारिस्थितिक दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय जो मानदंड हैं उनके अनुकूल हो सकती है कौन सी फसल, उसके अकॉर्डिंग जो पार्ट बांटे गए हैं वो 20 भागों में बांटा गया। तो 20 एग्रो पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 20 क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस शैल में चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है, तो कौन सी ऐसी चट्टान है जिसमें चूना पत्थर ज्यादा पाया जाता है, तो यह है विंध्य शैल। विंध्य शैल जो है चित्तौड़ से, चित्तौड़गढ़ कहाँ है, राजस्थान में है, तो चित्तौड़गढ़ से लेकर के सासाराम तक, और यह सासाराम कहाँ है आपका, बिहार में। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो शैल विकसित है और विंध्य शैल इसको कहते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। इसी शैल समूह में स्थित है कटनी, और कटनी मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जिसको हम चूना नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना नगरी। तो कटनी, सतना, जबलपुर, ठीक है, यहाँ जो है ज्यादा चूना पत्थर होता है, इसलिए यहाँ सीमेंट प्लांट भी ज्यादा है। रीवा, सतना, मैहर, कटनी, ठीक है, इन क्षेत्रों में तो ये चूना पत्थर के लिए जानी जाती है, विंध्य शैल कहलाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल कौन सा है, तो दोस्तों मिश्रित विश्व विरासत स्थल कौन घोषित करता है, तो विश्व विरासत स्थल यूनेस्को घोषित करता है। और यूनेस्को जो है 3 भागों में विश्व विरासत स्थल क्षेत्रों में घोषित करता है। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है सांस्कृतिक और एक होता है मिश्रित। ठीक है, तो प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक प्रारूपों में हो, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ठीक है, नदी, पर्वत, जलप्रपात, इनको आधार पर ये प्राकृतिक रूप में आएंगे। लेकिन जो सांस्कृतिक रूप में वो क्या होंगे, जैसे कोई ऐतिहासिक धरोहर है, कोई किला है, ठीक, कोई मंदिर है, कोई बड़ी स्मारक है, उनको हम सांस्कृतिक रूप में रखेंगे। और मिश्रित, इन दोनों में, इन दोनों का अगर मिश्रण हो, उन स्थलों को हम मिश्रित स्थल कहते हैं। इन्हीं में से एमपी में, पूरे भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क है, जिसको सबसे पहले क्या घोषित किया गया है, भारत का पहला एकमात्र मिश्रित विश्व विरासत स्थल ये यूनेस्को घोषित करता है। ठीक, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, 1945 में स्थापना हुई थी।
सॉरी यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ठीक, 1945 में स्थापना हुई थी फ्रांस की। और यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो दोस्तों कहवा क्या है? कहवा को कॉफी कहते हैं। कहवा को क्या कहते हैं? कॉफी। और इसका उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो भारत में कर्नाटक में होता है, अरेबिका, रोबस्टा, ठीक है। इसकी जो किस्म है, इसकी जो किस्म है वो कौन कौन सी है? अरेबिका, रोबस्टा, अन्य किस्मों का भी उत्पादन होता है। तो अरेबिका, रोबस्टा सबसे ज्यादा होती है कर्नाटक में। भारत में कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी होती है, कहवा होता है। पूरे विश्व में अगर बात करें, ठीक, तो पूरे विश्व में ब्राजील में, पूरे विश्व में कहाँ होता है सबसे ज्यादा कहवा? सबसे ज्यादा होता है कॉफी ब्राजील में। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एक सबसे बड़ा देश है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें भारतवर्ष के, और का हमें आंसर देना है जो भी पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं? पश्चिमी तट पर अवस्थित इन शहरों के नाम हैं, जो स्थानों के नाम है वो बताना है। तो इनमें जंजीरा और उडुपी, उडुपी केरल है, जंजीरा भी, तो ये दोनों पश्चिम क्षेत्र में हैं, एक और दो। लेकिन ओरीविले ये पुदुचेरी में है, और ये पुदुचेरी आप जब भारत की बात करेंगे तो ये भारत में यहाँ पास है पुदुचेरी। तूतीकोरिन यहाँ है तमिलनाडु में, तो ये पूर्वी क्षेत्र में आ जाएंगे। और यहाँ जो उडुपी है, जंजीरा है, ये पश्चिमी क्षेत्र में है। तो एक दो हो गए। इधर जो है तूतीकोरिन है, ये 4, ये ओरीविले है 3। तो यार पूर्वी क्षेत्र में ये आएंगे। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी तट का 1 और 2। इसका सुमेल नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन सा, ये अभ्यारण्यों के नाम है, किस राज्य में है ये बताना है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, सही है। सुंदरवन के डेल्टा के नाम से फेमस है। यहाँ मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये आर्द्र भूमि भी है, उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। उड़ीसा का नाम ओडिशा है। पिचवरम तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है, पिचवरम। वेम्बानाथ झील, वेम्बानाथ राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये केरल में है। वेम्बानाथ झील भी है केरल में, वहीं अभ्यारण्य भी है, और ये केरल स्टेट में है, कर्नाटक में नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बस देखते हैं। कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? दोस्तों निर्वनीकरण का मतलब क्या होता है? निर्वनीकरण का मतलब होता है वन विनाश, ठीक। निर्वनीकरण का मतलब होता है वन विनाश, यानी वनीकरण को नी मतलब नहीं, तो वनीकरण को रोकना, यानी वनीकरण का नहीं करना, यानी वन का विनाश करना, ठीक। तो वन का संवर्धन ना हो, वनों को बढ़ावा ना दिया जाए, उसको निर्वनीकरण कहते हैं। पूछ रहा है उसका प्रभाव नहीं है, तो क्या इसका प्रभाव नहीं है? हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, हिमालय के जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, ये तो है। मृदा अपरदन है, यानी अगर आप वन रोपण नहीं करेंगे तो मृदा अपरदन होगा, बिल्कुल सही है। वनों की कटाई कर दोगे तो वहाँ मृदा जो है अपरदन हो जाएगी, क्योंकि उसकी जड़ें जो होती हैं वृक्षों की मृदा को जकड़े रखती हैं, बांधे रखती हैं। अगर हम वृक्षों को काट देंगे उसकी जड़ें सूख जाएंगी और वहाँ से मिट्टी कट जाएगी, मृदा अपरदन होता है, जैव विविधता नाश होता है, ठीक। अगर वनस्पतियाँ हैं तो वहाँ जंगली जीव अच्छे से निवास करते हैं। अगर हम वनों वनस्पतियों को काट देंगे तो वहाँ जंगली जो जीव हैं, जो प्राकृतिक जीव हैं, वो जो है उनके आवास पर संकट हो जाएगा, और वो जैव विविधता वहाँ नहीं रहेगी। जैव विविधता का मतलब ही है जीवों की विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव समुदाय में रहें। जैसे हमारे देश में अनेकता में एकता है, पंथ निरपेक्षता के बावजूद अनेक धर्म के लोग, अनेक भाषा भाषी निवास करते हैं। हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, ये भी हो जाएगा। नगरीकरण नहीं है। नगरीकरण का क्या मतलब है? नगरीकरण से क्या होता है? विनिर्वनीकरण, विनिर्वनीकरण, वनीकरण। तो निर्वनीकरण, जो निर्वनीकरण होता है नगरीकरण से होता है। जैसे आप नगर बनाए, नगर बनाए तो घर बनेंगे, सड़कें बनेंगी, वनों को काटा जाएगा, तो ये नगरीकरण का परिणाम है, प्रभाव है निर्वनीकरण, ना कि निर्वनीकरण का प्रभाव नगरीकरण। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। कौन सी नदी का स्रोत हिमनद में नहीं है? हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर, यानी बर्फ की नदी, ठीक है।
हिमालयी क्षेत्रों में जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ जो है चट्टानों के रूप में बर्फ के टुकड़े पाए जाते हैं और वहाँ एक जो झील है वो वनों की ये हिमों की झील बन जाती है जिसको हम हिम नदी या ग्लेशियर कह देते हैं। तो कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है हिमालय से नहीं होता? ठीक, तो हिमालय से मतलब हिमनद से नहीं होता। यमुना का उद्गम होता है यमुनोत्री से। यमुना का कहाँ उद्गम होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। अलकनंदा का होता है सतोपंथ से। सतोपंथ ये नाम जो है हिमानी का है, हिमानी मतलब हिमनद या ग्लेशियर। मंदाकिनी का उद्गम चौराबाड़ी ग्लेशियर से होता है। ये चौराबाड़ी ग्लेशियर या हिमनद है, सतोपंथ हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद है। लेकिन कोसी जो है नेपाल से उद्गम होता है, ठीक, हिमालय की क्षेत्र से, लेकिन यह हिमनद से उद्गम इसका नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पर्वतीय क्षेत्र से उद्गम होता है लेकिन हिमनद से नहीं होता। ठीक, जैसे अमरकंटक पहाड़ी है वहां से नर्मदा निकलती है लेकिन हिमनद नहीं, ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा क्या? कोसी नदी। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा टेढ़े मेढ़े चालों से बाढ़ वहां लाती है। कहाँ? बिहार में। ठीक है, चलो, कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल का मतलब होता है जनसंख्या वृद्धि का परिणाम। तो क्या जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है? तो पहले देख लेते हैं है कौन कौन सा। बाढ़ में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो उपयोग होगा। नालियों में, सड़कों में, शहरों में क्या कर देते हैं, नालियों में लोग कचरा डाल देते हैं, नालियां पैक हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं, इसके कारण शहरों में बाढ़ आ जाती है ज़्यादा पानी भरने से। प्रदूषण बढ़ेगा, बिल्कुल। कृषि योग्य भूमि में कमी हो जाएगी, बिल्कुल, एक अनार 100 बीमार। वन्य जीवों में अभिवृद्धि गलत है। अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है मनुष्यों की तो उनका वन्य जीवों की जनसंख्या में बढ़ने से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि होगी, वो उनका अलग पर्यावरण है, इकोलॉजिकल है, लेकिन इसका संकट उत्पन्न होगा क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो अगर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है तो लोग मांस का सेवन करेंगे और ज़्यादा जीवों को मारेंगे, तो ये तो इसका नाश होगा, अभिवृद्धि थोड़ी होगी। इसीलिए डी नंबर गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? तो दोस्तों भोजपत्र वृक्ष जो है ये मिलता है आपका, कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा हिमालय में। और इसी में पहले भोजपत्र वृक्ष में ही पहले लिखा करते थे, पांडुलिपि जो कहते हैं ना, ये पांडुलिपि में इसका यूज होता है, पांडुलिपि में। तो भोजपत्र से पहले इसमें जो है लिखा जाता था, कोई कविता लिखना है, ग्रंथ लिखना है तो भोजपत्र में लिखा जाता था। ठीक है, ये आंसर याद रखिएगा, ये भोजपत्र वृक्ष हिमालय में मिलते हैं। इनके पत्तों में लिखा जाता था, लिखावट लिखी जाती थी, जैसे स्लेट होता है ना, जैसे पेज होता है, ऐसे। कौन सी कृत्रिम झील है? तो दोस्तों इनमें से बताना है कौन सी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब होता है बनाई हुई झील। तो इसमें से झील है जो कोडाइकनाल, कोडाइकनाल झील जो है वो बनाया गया है, कृत्रिम झील है। ठीक है, ये तमिलनाडु में है और इस झील को बनाया गया है, कृत्रिम झील है। तो कोडाइकनाल झील ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें पूछा गया है हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर टिक करना है। कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से बहती है। तो मोरोरी और पेगोंग तो लद्दाख स्थित खारे पानी की झीलें हैं। तो दोस्तों उत्तर में जो हिमालय है वहाँ ग्लेशियर तो हैं, लेकिन ये बात आवश्यक नहीं है कि वहाँ ग्लेशियर है तो पानी खारा ना होगा, खारा भी है। जैसे ये खारे पानी की झीलें हैं, तो मोरीरी और पेगोंग तो लद्दाख में है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है 2019 में जम्मू कश्मीर से पुनर्गठन होकर। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कश्मीर घाटी में है झेलम नदी। झेलम नदी वुलर झील की एक जो है तो क्या बोल सकते हैं उसको, एक ऐसी झील है जिसको गोखुर झील कहते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। ये कश्मीर घाटी बृहद हिमालय लद्दाख जास्कर के बीच स्थित है, ये गलत है क्योंकि ये जो कश्मीर घाटी है ये लद्दाख और जास्कर के बीच है, लद्दाख और जास्कर के बीच। ठीक है, तो इसका आंसर ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे? केवल 2 और 3, 3 नंबर 2 और 3। ठीक है, बढ़ते हैं आगे प्रश्न में। मत्स्य
उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र डागर बैंक कहाँ है? डागर बैंक या डांगर बैंक कहाँ स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा उत्तरी सागर। उत्तरी सागर ये जो है इंग्लैंड से 100 किलोमीटर दूर है। और यहाँ जो है मत्स्य पालन का एक अच्छा क्षेत्र है। यहाँ उत्तरी और उत्तर की तरफ से ठंडी धारा, दक्षिण की तरफ से गर्म जलधारा मिलती है, और वहाँ जो डागर बैंक बनता है जो मत्स्यन के लिए, मछली उत्पादन के लिए बढ़िया क्षेत्र है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। में कौन सा कथन सही है? इसमें से हमें स्टेटमेंट चयन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए कौन सा कथन सही है। तापक्रम असामान्य रूप से कम तथा दाब निम्नतम होता है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर क्या होता है? असामान्य रूप से कम, दाब निम्नतम होता है। और प्रश्न स्टेटमेंट क्या है? हरिकेन का सबसे भीतरी आंतरिक भाग हरिकेन आंख कहलाता है। जहां पर क्या होता है, हरिकेन आंख जो होता है ना, तो हरिकेन आंख मतलब किसी भी साइक्लोन का, हरिकेन साइक्लोन का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट, जहां सबसे निम्न प्रेशर होगा और सबसे हाई टेम्परेचर होगा, तो उसको देखते हैं कहाँ होगा। तापक्रम सामान्य रूप से असामान्य रूप से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा ये। ए बी गलत, डी गलत। ये तापक्रम असामान्य रूप से ज्यादा, यानी टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, और प्रेशर क्या होगा, एक्सट्रीमली लो होगा। ठीक है, तो दाब कम, ताप ज्यादा, वहां जो है हरिकेन ये आंख कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अटलांटिक महासागर में है एक्चुअल में। आगे बढ़ते हैं। कौन सी झील को रहस्यमय झील कहते हैं? तो दोस्तों जो रहस्यमय झील है ये रूपकुंड झील कहलाती है। ये रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, और इसको रहस्यमय झील इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नर कंकाल पाए गए हैं। नर कंकाल मतलब मानव के कंकाल। और यहाँ मानव के कंकाल क्यों पाए गए, क्या हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए इसको रहस्यमय झील भी कहा जाता है। और कई बार किंवदंती ऐसी भी बनी है कि यहाँ जो है जो उड़न तस्तरी है, जो दूसरी दुनिया से लोग आते हैं, वो जो है यहाँ लोगों को मारे होंगे, कंकाल बना होगा, ऐसा किंवदंती है। तो रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, रहस्यमय झील इसको कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसको जोड़ता है भाई? तो जोजिला दर्रा जो है, एक्चुअल में दर्रा क्या होता है, जैसे दो पहाड़ है यहाँ पास, और यहाँ पहाड़ का जो ये ढलान वाला क्षेत्र है, यहाँ से रास्ता बना लिया जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं, दर्रा कह देते हैं। एक्चुअल में ऐसा दर्रा नहीं है कि कोई पहाड़ होगा और यहाँ जो क्रैक होगा छोटा सा, तो उसको हम दर्रा कह देंगे, ऊपर से बहुत नीचे तक घाटी दिखेगी, तो ऐसा नहीं। दर्रा का मतलब ये है कि एक ऐसा भाग जहाँ दो पहाड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो निचला क्षेत्र होता है, वहां से आने जाने का रास्ता आसान होता है बनाना, वहां से सड़क बना ली जाती है, रेलवे पटरी भी बिछा दी जाती है, तो हम दर्रा कहते हैं। यहाँ जोजिला दर्रा जो है ये लेह और श्रीनगर के बीच, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। और ये जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, लेह लद्दाख है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है जोजिला दर्रा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। युति अयुति किस बिंदु पर संदर्भित होता है? तो दोस्तों युति अयुति जो है किस बिंदु पर संदर्भित होता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका युति अयुति। युति अयुति को इंग्लिश में कहते हैं सिजगी। क्या बोलते हैं? सिजगी। और सिजगी ऐसी स्थिति को कहते हैं जब एक तरफ होगी सूर्य, उसके सामने होगा चंद्रमा, और उसी के सामने होगा क्या? पृथ्वी। तो अगर तीनों एक साथ में है उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। तो क्या लिखा है इसमें आंसर? चंद्रमा सूर्य पृथ्वी एक सीधी रेखा में, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में, उसको हम क्या कहेंगे? सिजगी कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिया गया है वर्षा, दूसरी तरफ दिया गया है सुमेलन। चलिए इसमें देखते हैं क्या होगा। शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा जो है किससे होगी? शीतकालीन वर्षा इसमें भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में जो वर्षा होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। ये वाला बिल्कुल सही है। मालाबार तट में, मालाबार तट किसको कहते हैं? मालाबार तट केरल का तट कहलाता है। ठीक, तो ये जो वर्षा होती है इसमें ग्रीष्म काल में, ये लौटते मानसून से नहीं होती, ये गलत है।
ये जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ केरल में सबसे पहले मानसून पहुंचता है 1 जून को, और वहां मालाबार में सबसे पहले बारिश होती है। ये ग्रीष्म काल में जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, न कि लौटते मानसून। एक बंगाल बेसिन में ग्रीष्मकालीन में जो वर्षा होती है नार्वेस्टर कहते हैं, एक को काल वैसाखी भी कहते हैं। ठीक है, आम के फलों को पकने के लिए आवश्यक होती है। तमिलनाडु में शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। बिल्कुल सही है, यही उत्तर पूर्वी मानसून जो लौटता मानसून होता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून। तो यहाँ जो है ठंडी में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये वर्षा होती है तमिलनाडु में। इसको हम कोरोमंडल तट में क्या क्या कहते हैं, यहाँ ये कोरोमंडल तट कहलाता है, जहाँ ये वर्षा होती है शीतकाल में। आंसर याद रखिएगा। पूछा जा रहा है सही उत्तर का चयन करें, तो दूसरा गलत है, बाकी 1 3 4 सही है। तो 1 3 4 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखना है क्या पूछा गया है। पूछा गया है टैगा बायोम। बायोम का मतलब क्या होता है? बायोम का मतलब होता है कि ऐसा जैवमंडलीय क्षेत्र, ठीक है, जहाँ वनस्पति भी होंगी, जीव जंतु भी हो सकते हैं, उस पूरे हम समुदाय को सामूहिक रूप से जो शब्द देते हैं उसको बायोम कहते हैं। कनाडा, यूरोप और एशिया के भागों में फैला हुआ है। टैगा विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है। टैगा में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों टैगा जो है, टैगा बायोम ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में, मतलब ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। ठंडे प्रदेश कहाँ होंगे? उत्तर में, उत्तरी ध्रुव के पास और दक्षिण ध्रुव के पास। ये कनाडा, यूरोप और एशिया के जो उत्तर में है, रूस, वो भी क्या है, टैगा क्षेत्र में है, तो ये वाला सही है। टैगा विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है, ये भी सही है। टैगा विश्व में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होते हैं, यहाँ भी सही है। ठीक है, यानी इसका सभी तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो दोस्तों गारो और खासी जो पहाड़ियां, ये खासी है, ध्यान रखिएगा, खासी जनजाति है यहाँ पाई जाती है, खासी जाति है यहाँ। ये किसका हिस्सा है? तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो जो हमारा ये सिक्किम है, फिर ये जो पूरा पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ जो मेघालय है, मेघालय में खास गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रंगमा 5 पहाड़ियाँ हैं। ये जो है हिमालय का पूर्वी विस्तार मानी जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा ये हिमालय। ये हिमालय की वनांचल पहाड़ियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें एल नीनो परिघटना से क्या रिलेशन है? एल नीनो परिघटना के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट बताता है? तो एल नीनो क्या होती है? एल नीनो एक गर्म जलधारा होती है, गर्म जलधारा या परिघटना, गर्म जलधारा की परिघटना है ये। ठीक, एक्चुअल में यह एक ऊष्मा है। जब टेम्परेचर जो है वहाँ का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये भारत के मानसून को प्रभावित करती है, ऑस्ट्रेलिया के मानसून को प्रभावित करती है। दक्षिण अमेरिका में तो वर्षा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ निम्न टेम्परेचर बना देगी, और अधिक टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर बन जाएगा, और वहाँ दक्षिण अमेरिका में ज़्यादा वर्षा होगी। लेकिन इस गर्म उष्मा के कारण वहाँ जो लो प्रेशर बन जाएगा ज़्यादा टेम्परेचर के कारण, वहाँ से जो प्रेशर है, जो हवा का प्रवाह है, ऊष्मा का प्रवाह है, जिसके कारण आर्द्रता हमारे भारत की तरफ और ऑस्ट्रेलिया की तरफ आती, वो अवरुद्ध हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है, भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून भी प्रभावित होता है इससे। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं क्यों घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में क्यों मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें संपूर्ण वाष्पीकरण एवं अधिकतर धूलकण होते हैं। मौसमी घटनाएं कैसी होती? ये है आपका क्या, सागर, और ये है सूर्य। ठीक है, यहाँ सूर्य की किरणें अगर सीधी आएंगी तो क्या होगा, इससे ऊष्मा, आर्द्रता ऊपर उठेगी, और यहाँ क्या बनेंगे, बादल। जब सूर्य की गर्मी पड़ेगी पानी में, वहां से वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण से जो बूंदें उठेंगी वाष्प के रूप में, वो बादल बनाएंगी ऊपर जाकर, और जब बादल में वो संघनित हो जाएंगी इकट्ठा, और जब कभी नीचे की गर्म हवा ऊपर की ठंडी हवा के संपर्क में आएगी,
तब फिर क्या होगा, उसका संतृप्त जो भार है वो कम हो जाएगा, यानी क्षरण हो जाएगा और सीधे सीधे वहां से वर्षा होने लगेगी। ठीक, तो ये जो काम होता है, ये धूलकण वाष्पीकरण ये सब होता है, ये क्षोभ मंडल में होता है। 0 से 18 किलोमीटर की हाइट में होता है। ये हमारा क्षोभ मंडल है, वायुमंडल का सबसे निचला मंडल। हाँ, अब यहाँ पछुआ हवाएं के बारे में बताया गया स्टेटमेंट, ये हमें बताना है क्या होगा। पछुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होती हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल अधिक है और स्थल मंडल भाग अधिक होने के कारण इनका वेग कम हो जाता है, तो ये शक्तिशाली नहीं होती है, कमजोर होती हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा इसका, तो तब सही होगा। ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा स्थल क्षेत्र अधिक है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है, 3 नंबर। चलो नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है। तो दोस्तों, भारत का जो मानक समय है कितने देशांतर का स्थानीय समय है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, भारत का मानक समय जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना ज्यादा है। तो 5.5 घंटे, कितने ज्यादा है, 5.5 घंटे ज्यादा है। इसीलिए अगर जीएमटी में 12 बजा है तो भारत में कितने बजेंगे, 5.5 बजेंगे। ठीक, इस तरीके से भारत का जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, इसीलिए प्लस लगा है। ठीक है, चलो, इसीलिए पूर्वी भाग में पहले सवेरा होगा, यहाँ बाद में होगा। ठीक है, निम्नलिखित वक्तव्यों में विचार करना है और इसका सही आंसर हमें चूज करना है। बताइए, ओजोन सबसे ज्यादा समताप मंडल में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 75 किलोमीटर तक, गलत है। ये पाई जाती है 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, इसलिए बी नंबर गलत है। ओजोन सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, बिल्कुल सही है। ओजोन परत का पृथ्वी पर जीवन के लिए कोई महत्व नहीं है, ये गलत है। क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके क्या काम करती है, जो पृथ्वी पर जीवधारी हैं उन पर कैंसर जैसी रोगों को रोकथाम करती है, इसलिए पृथ्वी का इसको रक्षा कवच कहा जाता है। अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणों को नहीं रोकेगी तो इतनी तीक्ष्ण होती हैं कि लोगों की त्वचा जल जाएगी, इतनी तीक्ष्ण ये किरण होती है, और लोगों को त्वचा कैंसर अन्य बीमारियां भी हो जाएंगी और यहाँ जीवधारी जो जो मंडल है संभव हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, सही उत्तर का चयन करना है। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 3। ठीक है, कौन एशिया और यूरोप के मध्य प्राकृतिक विभाजक के रूप में स्थित है। तो दोस्तों, एशिया और यूरोप के प्राकृतिक विभाजक के रूप में जो स्थित है उसको हम कहते हैं काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत। काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत, ये जो है आपका, ये जो एशिया है, यहाँ फिर ये आपका रूस आ जाता है, ये पश्चिम मध्य एशिया है, फिर यहाँ जाके आपका इंडिया। तो ये जो यूराल पर्वत है यहीं पास कैस्पियन सागर है, काकेशस पर्वत है। तो 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है। इसमें इसमें पूछा गया है, हिस्से दिए गए हैं, उनका संबंध स्थानांतरित कृषि से। किस क्षेत्र में कौन सी स्थानांतरित कृषि होती है। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि वह इस खेती को एक स्थान से करने के बाद दूसरे स्थान पर करना। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में जो खेती होती है स्थानांतरित कृषि, ये अक्सर जनजाति समुदाय के लोगों द्वारा की जाती है। जंगल के काट करके वहाँ की जो प्राकृतिक जमीन होती है वहाँ एक बार खेती कर देंगे और दोबारा फिर दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ भी वन क्षेत्र में जहाँ खेती नहीं हो रही होगी वहाँ की झाड़ियों को जलाएंगे, फिर उस खेती में फिर बोएंगे और ऐसा कर लेंगे। तो इसको कर्तन दहन पद्धति भी कहते हैं, इसको झूम खेती कहते हैं। एक जगह स्थायी कृषि ये लोग नहीं करते हैं और ये जंगल के विनाश के लिए यह कृषि कही जाती है, इसीलिए इस पर रोक भी सरकार ने लगाई है। जैसे मध्य प्रदेश में बैगाचक जो मंडला क्षेत्र है, वो सरकार ने उनको बैगाओं के लिए जो झूम खेती करने वाली जनजाति है उसको लिए वो क्षेत्र दे दिया है कि आप उस क्षेत्र में ही खेती करिए, बाकी वनों का विनाश, झाड़ियों का विनाश ना करें। ठीक है, पश्चिमी घाट में जो कृषि की जाती है स्थानांतरित कृषि, उसको कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो नाम बोला जाता है इसका, उसको वालतरे कहते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस खेती को डाहिया कहते हैं। बस नाम अलग अलग है और समझ गए जो चीजें हैं, बताया कर्तन दहन पद्धति।
काटो और जलाओ पद्धति के नाम से जाती है। महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास के गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका क्या रीजन हो सकता है? तो बताना है इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है कपास को। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग जो है, जो कपास की खेती पहले कर रहे थे, अब कपास की खेती कम हो रही है, तो उसका जो रॉ मटेरियल है उद्योगों के लिए, सूती वस्त्र के लिए, वो कम पड़ रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि देश में जो है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। यहाँ जो है सिंचाई सुविधा बढ़ गई है, तो वहाँ गन्ना की फसल लोग 2 बार ले लेते हैं साल में, मतलब ज़्यादा इससे आय कमा लेते हैं गन्ने से अपेक्षाकृत कपास के। इसीलिए लोग गन्ने को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं बोने में, जबकि कपास को कम। तो यही इसकी प्रतिस्पर्धा का रीजन भी है, क्योंकि गन्ने की मांग भी है शक्कर चीनी बनाने। नेक्स्ट है, में दिया गया है भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। ज़्यादा, ये सही है। पूर्वी तट में अधिक होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि यहाँ डेल्टाई प्रदेश है, नदियों के द्वारा डेल्टा का मैदान है, वहाँ ज़्यादा नदियों का क्षेत्र भी है, इसलिए वर्षा और नदियों के पानी के कारण यहाँ धान की खेती ज़्यादा हो रही है। तो बिल्कुल सही है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये गलत है। पश्चिमी तट में ज़्यादा वर्षा होती है, पूर्वी तट में कम होती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ए सही है, आर गलत है, सी। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव कहाँ रखी है? तो दोस्तों, मंडल बांध परियोजना की जो नींव रखी है वो उत्तरी कोयल नदी में रखी है, झारखंड में। ठीक है, झारखंड राज्य की कोयल नदी है उत्तरी कोयल नदी में मंडल बांध परियोजना रखी है, जहां से लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिया गया है बांध, दूसरे तरफ दिया गया है नदी का नाम, जो हमें बताना है। तो में नदी घाटी परियोजना किस से रिलेटेड है? तिलैया बांध। तिलैया बांध जो है बराकर नदी, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तिलैया बांध, बराकर नदी, ये दामोदर नदी की सहायक नदी है, तो बराकर नदी में तिलैया बांध बना है। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर बना है। दामोदर नदी पर कौन से बांध बना है? पंचेत हिल बांध। ये 5 बांध हैं, वैसे इसमें है तिलैया बांध, पंचेत बांध, ये सभी दामोदर नदी घाटी परियोजना का ही हिस्सा है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, जिसको अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी के आधार पर इसको निर्माण किया गया है। राणा प्रताप सागर बांध, ये चंबल नदी पर है, ये कोटा बैराज में है, राजस्थान में। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माता टीला बांध परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बेतवा नदी पर है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित बांध है। ठीक है, चलो। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट किसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था, वह किस नदी पर बना है? तो यह झेलम नदी पर बगलिहार परियोजना, एक मिनट सॉरी, ये चिनाब नदी पर बगलिहार जो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था, चिनाब नदी पर बनाया गया था। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यहाँ से जो है जो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था, ठीक है, वहाँ पाकिस्तान ने क्या किया था? विश्व मुद्दा उठाया था, यहाँ से पानी का भारत सबसे ज़्यादा उपयोग करेगा, जिससे पाकिस्तान में पानी की कमी हो जाएगी। तो ये चर्चित रहा है। चिनाब नदी में बगलिहार परियोजना है, याद रखिएगा। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हमें सही सुमेलित नहीं है ये चयन करना है। बताइए कौन सा है? गोविंद सागर बांध, ये कृत्रिम झील है। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, तो जो रिजर्वायर होगा, जो पानी इकट्ठा होगा, वो कहाँ स्थापित होगा? तो उसके लिए झील बनाई गई, उसको गोविंद सागर कहते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखी गई है इसका नाम। कोलेरू झील, ये कावेरी नदी पर नहीं है, ये कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर बनाई गई है कोलेरू झील। ठीक है, उकाई जलाशय ताप्ती नदी पर सूरत। उलर झील झेलम नदी जम्मू कश्मीर, सही है। तो कोलेरू झील जो है कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र में बनाई गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो भारत के हमारे पहले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो कृषि है वो हमारे देश का सबसे प्राथमिक विषय है और प्राथमिक क्षेत्र भी है अर्थव्यवस्था का। और इन्होंने यह भी कहा था कि कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि और सभी कुछ इंतजार कर सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर
कभी इंतजार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि खाद्यान्न है, खाद्यान्न मतलब भोजन, भोजन की हमारी जो आपूर्ति है वो कृषि से होती है। इसीलिए हम कृषि को बढ़ावा देने के लिए नदी घाटी परियोजनाओं को लाया गया ताकि सिंचाई सुविधाओं को विस्तार दिया जा सके और खेती हो सके। जवाहरलाल नेहरू जी का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं। कालपोंग जल विद्युत परियोजना, तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है ये बताना है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से एक जम्मू कश्मीर के पहले सबसे बड़ा था। अब कौन सा सबसे बड़ा? अब लद्दाख है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ जो है कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस जलवायु का उद्गम भूमंडलीय वायुदाब पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण। भूमध्य सागरीय जलवायु का उद्गम कैसे होता है? ये वायुदाब पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण। ये वो जो वायुदाब पेटियां हैं उसके मौसमी स्थानांतरण के कारण होता क्या है? इसमें ये होता है कि जिस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, तो इसमें एक अंतर उत्पन्न हो जाता है। इसमें शीत ऋतु में वर्षा होती है और इसमें ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती। ठीक, ये विशेषता हो जाती है। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु भारत के 6 पूरे दुनिया के 6 हिस्सों में पाई जाती है, जबकि वैसे भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब होता है भूमध्य सागर के आसपास की जलवायु। ठीक है, तो इसके जो लक्षण है 6 महाद्वीपों में पाए जाते हैं। आगे एक प्रश्न में देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावनाएं कहाँ होती है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावनाएं अभिसरण क्षेत्र में। यह अभिसरण क्या होता है? 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ, मतलब जैसे आपकी ये पृथ्वी है, इसको बीच में विषुवत रेखा 2 भागों में बांटती है। तो ये जो अक्षांश बांटे गए हैं 0 से लेकर के, ये 0 डिग्री है, यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 4 90 तक जाएंगे। ऐसे ही दक्षिण में ये 90 तक जाएंगे, इसको हम साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो 0 से 10 डिग्री और 0 से 10 डिग्री ये वाला पूरा रीजन है, यहाँ जो है ज्यादा उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की संभावनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सूर्य की किरणों को सबसे ज्यादा पाता है और सबसे ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण लो प्रेशर भी होगा। ठीक, तो यहाँ ज्यादा क्या होंगे? साइक्लोन उत्पन्न होंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इसमें मौसम में वर्षा कम होती है, ये पूछा गया है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। गर्मी के मौसम में व्यापारिक पवन के इस प्रदेश के ऊपर नहीं बहती, यही तो गलत है। यहाँ वर्षा नहीं होती ग्रीष्म ऋतु में, क्या कारण है? इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ व्यापारिक पवन बहती है, तो ऊपर की जो आर्द्रता भरी हवाएं हैं उनको बहा ले जाती है, मतलब दूर ले जाती है। तो उस दूर ले जाने के कारण वहाँ जो है अवरोध नहीं होता और वर्षा भी नहीं होती। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कौन सी विश्व के 6 महाद्वीपों में पाई जाती है? तो हमने पुराने प्रश्न में चर्चा की थी, भूमध्य सागरीय जलवायु टोटल दुनिया के 6 महाद्वीपों में पाई जाती है। जैसे ये कहाँ पाई जाएगी? तो ये जो जलवायु है ये पाई जाएगी जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका की ये कैलिफोर्निया क्षेत्र में। दक्षिण अमेरिका जो क्षेत्र है उसका ये चिली वाला क्षेत्र है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाएगी। एशिया महाद्वीप में और यूरोप में तो भूमध्य सागर है ही, वहां भी पाई जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय जल। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न में, शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? शंकुधारी वन तो पाए जाएंगे कहाँ? ठंडे प्रदेशों में, जहाँ बहुत ठंडा ध्रुवीय क्षेत्र है। वहाँ पॉडजोल मृदा पाई जाती है, जहाँ जैविक पदार्थ की कमी होती है। क्या होता है? जैविक पदार्थ, ह्यूमस वगैरह कम होते हैं और चूना पत्थर भी कम होता है। चूना पत्थर कम होता है, जैविक पदार्थ बिल्कुल कम होते हैं, नगण्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉडजोल मृदा पाई जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें अम्लीयता की प्रधानता होती है, अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है? अंतः सागरीय भूकंपों के द्वारा उत्पन्न होती है सुनामी। सुनामी एक्चुअल में है क्या, इसको समझ लीजिए। सुनामी क्या होती है? जैसे आपका ये सागर है, ठीक है, अब यहाँ जो है भूमध्य नीचे की जो चट्टाने हैं, नीचे की जो चट्टाने थी, क्या है, इनमें संचलन उत्पन्न हुआ क्योंकि हमारा जो
धरती का तापमान है नीचे भी वो ज़्यादा है, ठीक है। तो उनमें गर्मी के कारण यहाँ की जो चट्टानें हैं ऊपर नीचे हुई, तो मान लीजिए चट्टान कोई नीचे खिसक गई, क्या हो गई, नीचे खिसक गई, और यह जो ऐसे हो गई मान लीजिए, ठीक। और जब चट्टान खिसक गई तो इसका हिस्सा नीचे दब गया और इधर ये ऊपर उठा, तो जब ये यहाँ पास खाई बन जाएगी तब क्या होगा, यहाँ का पूरा जो पानी है ये पानी नीचे की ओर खिसकेगा, बड़ी तेजी के साथ खिसकेगा, और जब खिसकेगा पूरा बहुत बड़ी राशि पानी की, तो पानी का फ्लो क्या होता है, जिधर कम होता है पानी उधर की ओर ज्यादा पानी पहुंचता है, ये बड़ी वेग से जाएगा, और जब यहाँ का पानी पूरा फुल हो जाएगा, यह पूरा पानी यहाँ भर जाने के बाद बड़ी तेजी के साथ उछाल मारते हुए यहाँ फिर तट की ओर जाएगा, और जब तट की ओर जाएगा तो ये सुनामी की लहरों का रूप ले लेगा, ठीक है, जिसको हम सुनामी कहते हैं। तो अंतः सागरीय भूकंपों के द्वारा ये उत्पन्न होता है। इसके लिए भूकंपी जो प्लेट हैं, ज्वालामुखी उद्गार हैं, अंतः प्लेट संचलन है, ये सब जिम्मेदार है। कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य से भिन्न है, तो दोस्तों इनमें से जो जलधाराएं हैं अन्य से भिन्न है, ये पश्चिमी पवन प्रवाह है, ये ठंडी है, कोल्ड करंट है। कैसी है ये, करंट, करंट का मतलब होता है जलधारा, तो कोल्ड करंट मतलब ठंडी जलधारा है, बाकी जब सब क्या है, ये गर्म है, ये भी गर्म जलधारा है और ये भी गर्म जलधारा है, ठीक। गर्म जलधारा के बारे में एक कंसेप्ट आप याद रख लीजिए कि जैसे आप कोई मानचित्र में कोई जलधारा को पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, भूमध्य रेखा है, ये कौन सी है, भूमध्य रेखा, और इधर क्या है, ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, ये क्या है, दक्षिण ध्रुव। तो जो जलधारा इधर से इधर की ओर बहेगी, ठीक है, ध्रुवों से भूमध्य सागर की ओर, ये कैसी होगी, ये ठंडी होगी, ये क्या होगी, ये ठंडी होगी, ठीक। और जो जलधारा इधर से इधर की ओर बहेगी, यानी भूमध्य रेखा से दूसरी तरफ जाएगी, कहीं भी जाएगी, ये कैसी होगी, ये गर्म जलधारा होगी। तो प्रकृति समझ लीजिए, जो जलधारा है भूमध्य रेखा से जिनकी दिशा उत्तर की ओर हो या दक्षिण की ओर गर्म होंगी, ठीक, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन ठंडे प्रदेशों से यदि माने जिनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर हो वो ठंडी होंगी, या दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर हो यानी भूमध्य रेखा की तरफ हो तो उनकी दिशा क्या होगी, ठंडी, मतलब वो किस लक्षण की होंगी, ठंडी होंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा अप्रवाहित तापीय प्रतिलोमन से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा धरातल के पास आर्द्र हवा की उपस्थिति, ठीक है। ये अप्रवाहित तापीय प्रतिलोमन का मतलब होता है कि जब ठंडी हवा नीचे, गर्म हवा ऊपर चली जाती है, तब क्या होता है, लंबी और शीतल जड़ की रातें होती हैं, खुला आकाश में यह होता है, मंद वायु संचार में होता है, लेकिन धरातल के पास आर्द्र हवा की उपस्थिति नहीं होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी विषुवत रेखीय जलवायु की विशेषता है, तो विषुवत रेखीय जलवायु का मतलब भूमध्य रेखा के पास की जलवायु, भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं, भूमध्य सागर नहीं, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के पास क्या विशेषता होगी, भूमध्य रेखा बीच में है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ अपराह्न में गरज के साथ वर्षा होती है, डेली होती है, क्योंकि यहाँ संवहनी वर्षा होती है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण होगा, बादल बनेंगे, संघनन से फिर वर्षा होगी, उसको हम कहते हैं संवहनी वर्षा। कम दैनिक तापांतर है स्वाभाविक रूप से, मतलब आर्द्रता होगी, वाष्पीकरण होगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण फिर वर्षा हो जाएगी, तो वर्षा होने के कारण फिर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ऐसा चलता रहता है, तो यहाँ कम दैनिक तापांतर होता है। ठंडी, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इनका कोई मतलब नहीं है, केवल 3-4 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उच्चावच खंड महासागरीय बेसिनों में विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं भाई, क्रमिक रूप से। उच्चावच का मतलब होता है, उच्चावच जैसे ऐसे ऐसे, समझ लीजिए, सबसे ऊपर वाली संरचना क्या होगी, पर्वत, उसके नीचे क्या होगा, पठार, फिर सबसे नीचे क्या होगा, मैदान, फिर मैदान से नीचे क्या होगा, गहरा गर्त, गर्त जिसको कहते हैं ट्रेंच या खाई। वैसे ही महासागर जो होता है, जैसे ये मान लीजिए महासागर है, अब महासागर में ये क्या है, स्थल भाग है, स्थल भाग के बाद जो महासागर कितने गहरे तक होगा, उसमें से जो पहला होगा वो सेल्फ होगा, ठीक, ये यहाँ हो जाएगा दूसरा नंबर। फिर सेल्फ के बाद क्या होगा, ढाल, फिर उसके नीचे वाली संरचना को हम कहेंगे खाई, और फिर जो है सबसे नीचे होगा उसको मैदान कहेंगे, ठीक। तो इसकी संरचना ऐसी होगी, ये
फिर इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर सबसे नीचे मैदान होगा। तो इस तरीके से इनका क्षेत्र पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा क्या, 2 1 4 3, 2 1 4 3, सी नंबर सही हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। उम्मीलित करना है, एक तरफ जनजाति लिखा है, दूसरी तरफ लिखा है क्षेत्र। तो कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, हमें यह मिलान करना है। तो इसमें आ जाएगा सीधा आंसर पिग्मी। पिग्मी जनजाति जो है पाई जाती है आपका फिलीपींस में। मसाई जनजाति केन्या देश में पाई जाती है। माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है, ठीक। अफरीदी जो है पाकिस्तान की जनजाति। तो ये इस तरीके से मिलान कर दिए। हमें जानना है कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन अन्य से भिन्न है। तो यहाँ दोस्तों जो जनजाति के नाम दिए गए हैं उनमें से मिलान करना है। बुशमैन, बद्दू और सेमांग, ये जो है मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति, मरुस्थली क्षेत्र में। लेकिन ये एस्किमो जो जनजाति है ये ठंडे क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है, टुंड्रा क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्किमो। ये ठंडे प्रदेशों में जनजाति निवास करती है एस्किमो, ठीक, बर्फ के घर बने रहते हैं इनके। बद्दू, बुशमैन, सेमांग, सेमांग मलेशिया में है। तो ये सब मरुस्थल में क्षेत्र में निवास करती है। सेमांग मलेशिया, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, बद्दू अरब के मरुस्थल में निवास करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति नहीं है। तो दोस्तों सेंटिनली और ओंगे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति हैं जो विलुप्त हैं। लेकिन माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है, कृषि करती है, शिकार करती है, ये जो है विलुप्त प्राय नहीं है, ये न्यूजीलैंड की है, माओरी का आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित नहीं है। तो गोंड है, भील है और संथाल है। इसमें टोडा जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित नहीं है। टोडा जनजाति को नेग्रोटो समुदाय में माना जाता है। नेग्रोटो जो कि दक्षिण में द्रविड़ परिवार से संबंधित है, तो नेग्रोटो समुदाय में आता है टोडा, जो कि नीलगिरी पहाड़ी में निवास करती है तमिलनाडु में। बाकी भील, गोंड, संथाल, गोंड भील तो मध्य भारत क्षेत्र में, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में निवास करती है। संथाल भी झारखंड, उड़ीसा में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो ये जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है लेकिन टोडा नहीं है, ठीक। इसमें से कौन सी प्रथा है जिनमें हमें मिलान करना है। तो इसका मिलान करेंगे, देखते हैं। आरू जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है, इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। जौनसारी में, ये भी उत्तराखंड की जनजाति, इसमें बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है, बहुत पति होते हैं। बनरौत झूमिंग खेती करती है। कोरबा, ये सर्प पूजा की प्रथा प्रचलित है, कोरबा जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। चलो, इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। सन 2008 में मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में, अनूपपुर शहडोल से अलग हुआ है जिला 2003 में। और वहीं जो है अमरकंटक में इंदिरा गांधी के नाम से जनजातीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2008 में की गई, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वन बंधु कल्याण योजना। वन बंधु कल्याण की योजना का मतलब है जो भी वन समुदाय, जो भी जनजातीय समुदाय वन क्षेत्रों में रह रहे हैं उनके कल्याण से संबंधित है, जनजातियों के कल्याण से संबंधित होगी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो संबद्धता के नाम से दी गई है, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी में जो सबसे ऊपरी परत होती है इसको हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी, ठीक है। भूपर्पटी का एक ऊपरी हिस्सा होता है, एक निचले हिस्सा होता है। तो ये जो ऊपरी भूपर्पटी है, निचली भूपर्पटी है, ठीक, निचली भूपर्पटी है, ये ऊपरी भूपर्पटी है। इसके बीच का जो संबद्धता है, जो अलग करने वाला क्षेत्र, इसको हम कहते हैं कोनराड असंबद्धता। क्या कहते हैं, कोनराड असंबद्धता। फिर होता है मेंटल, मेंटल, ये अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है। फिर होता है क्रोड, तो अपर क्रोड और लोअर क्रोड, आंतरिक क्रोड भी कह सकते हैं, इनर कोर, ठीक है। तो यहाँ एक संबद्धता होगी, यहाँ एक संबद्धता होगी, यहाँ एक संबद्धता होगी, यहाँ एक संबद्धता होगी। तो कोनराड, कोनराड के बाद आता है मोहो असंबद्धता, रेपेडी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता और लेहमान असंबद्धता, ठीक। ये आपको रट लेना पड़ेगा। कोनराड, मोहो, रेपेडी, गुटेनबर्ग, लेहमान कैसे जुड़ेगा, ऊपरी भूपर्पटी, ऊपरी भूपर्पटी, निचली भूपर्पटी, इसके बाद अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर अपर क्रोड और लोअर क्रोड, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा लेहमान। यहाँ जो जोड़ा दिए गए हैं, क्रोड, कोनराड असंबद्धता, भूपर्पटी, लेहमान, ये बिल्कुल विपरीत है। तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा। मेंटल के संबंध में जो है रेपेटी है, बिल्कुल सही है, ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल को जोड़ती है, ठीक। आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं।
घनत्व के बढ़ते क्रम के आधार पर सुमेलित करना। तो इसमें सबसे जो ज्यादा घनत्व होता है वो क्रोड का होता है, फिर मेंटल का होता है, फिर क्रस्ट का होता है। ये हो जाएगा उल्टे क्रम में, तो आंसर आ जाएगा 3 2 1। ठीक है। आग्नेय चट्टान की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसकी विशेषता है परतदार चट्टान। परतदार चट्टान अवसादी चट्टान को कहते हैं, इसीलिए बी नंबर गलत है, बाकी सब सही। नेक्स्ट है सुमेलित करना है चट्टान का रूपांतरण रूप। तो चट्टानों का जो रूपांतरण होता है उसको हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। चूना पत्थर बदलता है संगमरमर में, बालू का पत्थर बदलता है क्वार्टजाइट में, और ग्रेनाइट जो चट्टान है वो बदलती है नीस में कायांतरित रूप, और बेसाल्ट जो है सिस्ट में बदलती है। इधर जो है आग्नेय चट्टानों और सादी चट्टानों का रूप है, और ये रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक अन्य से भिन्न है? तो इसमें 3-4 पर्वत दिए गए हैं और इनमें से एक अलग प्रकृति का है। इसमें जैसे ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा, साल्ट रेंज, ये ब्लॉक पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। लेकिन जूरा पर्वत क्या है? ये वलित पर्वत है। ठीक, जूरा पर्वत वलित पर्वत है, और ये जो है स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है जूरा पर्वत, और ये वलित पर्वत है। इसका आंसर ये हो जाएगा। और जो ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, सियरा नेवादा अमेरिका में है, और ये कैसे पर्वत है? ये ब्लॉक पर्वत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? तो सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की है। ठीक, आंसर हो जाएगा इसमें लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं। असत्य का चयन करना है, गलत कौन सा है? सन 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी थी? 29 वर्ष दिया गया है। ये स्टेटमेंट सही है। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी 2011 में, ये भी सही है। भारत की नगरीय जनसंख्या 31.2% थी, बिल्कुल सही, जहां 68.8% ग्रामीण जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी 2021 की जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं, तो ये आंसर हो जाएगा सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2001 से 11 की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी हुई? यानी 10 साल में देश की जनसंख्या में कितना परिवर्तन आया? 2001 में और 2011 में कितने परसेंट बढ़ी? वो 17.7%। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के आधार में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें जो भी राज्य दिए गए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, उनमें सिक्किम में 6 लाख जनसंख्या है, और मिजोरम में 10 लाख है, और गोवा में 18 लाख जनसंख्या। यही इनका क्रम है बढ़ते क्रम में। ये सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों का क्रम है। ठीक है, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो दोस्तों कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही, जैसे मेघालय। मेघालय की जो है सर्वाधिक प्रतिशत रही इसकी वृद्धि 27.95। अरुणाचल प्रदेश की रही 26%। और नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, यानी इसकी जनसंख्या घट गई पिछले दशक में, वो थी नागालैंड -0.6%। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या बढ़ी नहीं अर्थात घटी थी? वो है नागालैंड -0.66%। कौन सा जनसंख्या घनत्व के बारे में गलत कथन है? तो 4 कथन दिए गए हैं, उन्हीं में से हमें गलत का चयन करना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है, भारत में सही है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं 2011 की जनगणना में। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सभी कथन सत्य है। तो बिल्कुल सभी स्टेटमेंट सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। इसमें विचार करना है, और 4 ऑप्शन 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात 963 है, ये गलत है, क्योंकि 943 लिंगानुपात है। ये स्टेटमेंट गलत है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य केरल में है, बिल्कुल 1084 महिलाएं 1000 पुरुषों पर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। सही हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर अगर ज्ञात की जाती है देश में, तो उसमें किसको गणित किया जाता है? उसमें 7 साल की उम्र पार करने वाले व्यक्ति कितने साक्षर हैं उनको गिना जाता है। तो 7 वर्ष का पैरामीटर हमें ध्यान रखना है, 7 वर्ष की उम्र में। ठीक है, सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों को बताना है। तो देश में सबसे ज्यादा साक्षर और सबसे कम साक्षरता कहाँ है? 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में 94% जनसंख्या साक्षर थी, और
बिहार में जो है 61.8% साक्षर जनसंख्या थी। ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता दर का अंतर सर्वाधिक रहा है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में 79.2% मेल साक्षर रहे और 52.10% ये फीमेल साक्षर रही। इनके बीच जो डिफरेंस है 27.1% का लगभग रहा, जो देश में सर्वाधिक रहा। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से हमें सही आंसर का चयन करना है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य एमपी, ये गलत है क्योंकि सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। सर्वाधिक एसटी एमपी में है, ये गलत है यूपी, क्योंकि ये एमपी में है, ये यूपी हो जाए। सर्वाधिक एससी प्रतिशतता पंजाब में है, बिल्कुल सही, यानी जितने भी स्टेट में जनसंख्या उसमें सर्वाधिक एससी प्रतिशत है। तो आंसर हो जाएगा क्या? क्या पूछा है, असत्य कौन से हैं? तो असत्य है पहला और दूसरा, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में कौन सी प्रजाति समूह निवास करती है? तो उत्तर पूर्वी के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां मंगोलाइट प्रजाति समूह निवास करती है, उनका नाम है मंगोलाइट प्रजाति, ठीक है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है कौन सी जनजाति किस राज्य में निवास करती है, इसका जोड़ा है। भील जनजाति गुजरात में, बिल्कुल सही है। जौनसारी उत्तराखंड में निवास करेगी, ठीक। संथाल जो है झारखंड में और खासी जयंतिया गारो मेघालय में निवास कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क भूमि जो ड्राई लैंड है उनके बारे में रिसर्च करने के लिए, वहाँ खेती को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने का प्रस्ताव वहाँ की मुख्यमंत्री जो है जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम को करा है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जाखा नहीं है, जारवा है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह निवास करती है, वहां जारवा, ओंगे, सेंटिनलीज जनजाति निवास करती है, ठीक है। चलो, भील जनजाति पर विचार करना है। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ये गलत है। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति, जबकि मध्य प्रदेश में भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी का मतलब जिसकी जनसंख्या ज्यादा। भील जनजाति भारत के एमपी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो बी स्टेटमेंट सही है। असत्य पूछ रहा है, असत्य कौन सा है? तो पहला असत्य हो जाएगा, ए नंबर। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? थारू जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। यह दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। यह जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है। तो तराई प्रदेश में, तराई प्रदेश मतलब उत्तराखंड यानी हिमालय का जो तराई रीजन है, जहाँ उत्तर प्रदेश क्षेत्र भी है, ठीक। लेप्चा और भूटिया जनजातियों का निवास। लेप्चा और भूटिया एक खानाबदोश जनजातियां हैं, यायावर रूप में इनका जीवन यापन चलता है। और ये सिक्किम में निवास करने वाली जनजाति, सिक्किम में लेप्चा भूटिया, ठीक है। चेंचू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? तो चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है। तो ए बी सी कौन सा कथन सही हो जाएगा? ए नंबर, 1 2 3, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं उनमें हमें बताना है कि कौन सा किस स्थान में जोड़ा सही नहीं है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। हैली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। हिमेश राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में है, इसीलिए यह गलत हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में अब नहीं है। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, तो बी नंबर इसका गलत है, बाकी सब। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हमारा मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान और लगभग 31 अभ्यारण्य हैं। इस दृष्टि से पूरे भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क एमपी में है, ठीक। देश का पहला तितली पार्क, तितली पार्क मतलब तितली की वैरायटी को संरक्षित प्रदान करने के लिए पूरे भारत में बन्नरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में है, बांदीपुर जिले में, वहां इसको बनाया गया है। पालघाट राज्यों को, पालघाट एक दर्रा है, पहाड़ी क्षेत्र से निकाला गया यह रास्ता है और यह जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को, ठीक है। इसको जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य, तो पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य पूरे भारत में 500 से ज्यादा अभ्यारण्य हैं और उन्हीं में से पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पन्नी ग्रासलैंड कहाँ पर स्थित है?
तो बन्नी ग्रासलैंड एक प्राकृतिक घास स्थल है और यह पूरे भारत में गुजरात में फेमस है, तो गुजरात में स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहा गया है और इस नदी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। ताप्ती नदी सतपुड़ा के पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, सही है। ताप्ती नदी भारत की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। एकमात्र नदी नहीं है, इसके अलावा माही नदी भी है, साबरमती नदी भी है और नर्मदा नदी भी है जो पश्चिम की तरफ बहती है। ताप्ती नदी के उत्तर में अजंता सतमाला पर्वत अवस्थित है, ये गलत है। इसके उत्तर में क्या है आपका, सतपुड़ा है, महादेव पर्वत है, विंध्याचल है। पूछ रहा है सत्य कथन कौन सा है, तो केवल एक कथन सही है, ये सतपुड़ा पर्वत के मुल्ताई से निकलती है, बैतूल जिले से। कौन सा राज्य तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा है, तो दोस्तों ये जो राज्य दिए गए हैं इनमें एक त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। एक ऐसा राज्य तो तीन तरफ से एक ही देश से घिरा है, वो है त्रिपुरा, और इसके बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच 0 डिग्री लाइन जो है इनके बीच विभाजित करती है। और एक है सिक्किम। सिक्किम जो है नेपाल से भी घिरा है, भूटान से भी घिरा है और चीन से भी घिरा है। तो ये तीन अलग अलग राज्य देशों से घिरा है सिक्किम, और त्रिपुरा एक ही देश से तीन तरफ से घिरा है। आंसर हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? यह अक्टूबर के पहले सप्ताह में 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है, एक तरफ दिया गया है वनस्पतियों के नाम और दूसरे तरफ दिया गया है उनका नाम, ठीक है। तो यह कौन सी वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? रोजवुड महोगनी कैसे पेड़ है? रोजवुड महोगनी, शीशम, ठीक है, सागौन, ये वृक्ष हैं सदाबहार। आगे है पीपल नीम। पीपल नीम ये पतझड़ वन है, उष्ण कटिबंधी, खैर बबूल कटीली झाड़ियां हैं, और पाइन देवदार ये पर्वतों क्षेत्र में निवास करने वाली लंबी वनस्पति पौधे हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में? सर्वाधिक भारत में जो पाए जाते वन हैं उनका प्रकार है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ वन मतलब ये अपना एक खास मौसम में पत्तियों को गिरा देते हैं, जैसे अक्टूबर के समय। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है ये हमारे भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी घाट में निवास करते हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में निवास नहीं करते, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, पाक अधिकृत कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर लगभग 75-76 किलोमीटर लंबा है। हाल ही समाचार में रहने वाली बोडोलैंड जनजाति का संबंध असम से है। ये असम में एक नया राज्य की मांग कर रहा है ये समुदाय, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहने वाली ब्रू जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? तो भारत में यह पूर्वी भारत में ब्रू जनजाति निवास करती है, ठीक है। कहाँ? पूर्वी भारत में। धामपुर झील कहाँ स्थित है? धामपुर झील महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ एक राजा थे भगत गोसाई, इन्होंने इसका निर्माण कराया था, तो 1530 में निर्माण करवाया था। धामपुर झील महाराष्ट्र में। कुरुबा समुदाय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कुरुबा समुदाय का संबंध है आपका कर्नाटक राज्य से, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रेसडेन एल्ब्रे घाटी। ड्रेसडेन एल्ब्रे घाटी जो है कहाँ अवस्थित है? तो यह नदी घाटी जर्मनी में अवस्थित है। तो जर्मनी में ड्रेसडेन एल्ब्रे घाटी का नाम याद रखिएगा। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट भी है। तो इस तरीके से ये हमारा भारत और विश्व भूगोल से संबंधित 100 प्रश्नों की श्रृंखला के प्रश्नों का हमने यहाँ डिस्कशन किया, और आने वाले वीडियो में फिर हम नए विषय के साथ 100 प्रश्नों की सीरीज को डिस्कशन करेंगे। दोस्तों यूं ही आप इस वीडियो को देखते रहें, इस श्रृंखला को देखते रहें और अपने ज्ञान का संवर्धन करते रहें। आप अपनी सफलता के लिए इसको सहायक उपकरण के रूप में साबित रखें, और हमारी एकेडमी आपका सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर है। जय हिंद, धन्यवाद।